जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से अपन वीडियो नहीं बना पा रहे थे किसी कारणवश। आज आगे से हम वापस से कंटिन्यू रहेंगे, वापस से नई नई वीडियो बनाएंगे। और नई वीडियो बनाए उससे पहले हम पुराने टॉपिक को एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम उसके आगे का पार्ट उठाते हैं। तो हम बात कर रहे थे श्वसन पे, और श्वसन से रिलेटेड हमने 4 स्टेप बताई थी आपको। एक ग्लाइकोलाइसिस बताई थी, एक लिंक अभिक्रिया बताई थी, एक क्रेब्स चक्कर बताई थी और एक आपको ईटीएस बताई थी। आज बेसिकली हम ईटीएस पे बात करेंगे, लेकिन ईटीएस से पहले हम बात करेंगे उन तीनों पदों की। तो देखो, तीनों पदों की जो शुरुआत हुई थी वो हमने ग्लूकोज से की थी। कहां से की थी? ग्लूकोज से। और ये जो ग्लूकोज थी ये किस में बदल रही थी? पाइरुवेट में। किस में बदल रही थी? पाइरुवेट में। ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदलने के लिए हम जो काम में ले रहे थे प्रक्रिया, या जो पद काम में ले रहे थे, उसको हम कह रहे थे ग्लाइकोलाइसिस। क्या कह रहे थे? ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो पाइरुवेट है ये आगे चल करके किस में बदल रहा था? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलने का काम किसका था? लिंक अभिक्रिया का। समझ गए बात को? ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाएंगे किससे? ग्लाइकोलाइसिस से। पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया लिंक अभिक्रिया में, और एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स चक्कर में एंटर कर जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमारे पास में क्या क्या बना था? 2 NADHH प्लस, NADH2 बने थे। एक दो क्या बनी थी अपने पास में? एटीपी, यानी टोटल 8 एटीपी प्रोड्यूस हुई थी। 6 इसने दी थी, 2 इसने दी थी, 8 हो गई थी। अब यहां से अपने पास में केवल कितनी NADPH2 था? NADH2, 2 NADH2 थे, यानी 6 एटीपी यहां से मिल गई थी। और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से 3 प्रोडक्ट हुए थे। 3 तो NADH2 था हमारे पास में, ठीक है। एक FADH2 था और एक क्या थी? एटीपी। टोटल मिलाकर के हम बताएं तो ये 12 एटीपी के समथिंग था। अब ये प्रोड्यूसन कितनी बार चल रहा था? 2 बार। टोटल कितनी होती? 24 एटीपी। और हमने क्या कहा था? श्वसन से कितनी मिलती है? 38 एटीपी। तो 8 और 6 14 और 24 38 हो गए। अब ये जो 38 एटीपी है ये कैसे बनी? तो देखो, ये भी और ये भी, ये किस में चले जाएंगे बेटा? ईटीएस। किस में चले जाएंगे? ईटीएस में, या ईटीसी में चले जाएंगे। अब ये ईटीएस और ईटीसी जो है वो NADH2 और FADH2 जो हमारे पास में रिडक्टेज कोएंजाइम है, अपचयित कोएंजाइम है, इनको तोड़ने का काम करेगा और इनसे हमें क्या देगा? ऊर्जा बना के देगा। अब ये ऊर्जा कैसे बनेगी इसके लिए हम आगे बात करेंगे। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लो। आगे प्रोसेस को जारी करते हुए हम चौथे स्टेप की बात करते हैं, ईटीएस की। और ईटीएस की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ईटीसी बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। कोई भी नाम आप यहां पर यूज में ले सकते हो ईटीएस के लिए। अब बात करें ईटीएस होता कहां है। सबसे पहले हम बात करेंगे ईटीएस होता कहां है। तो हमें पता है ईटीएस जो है वो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। हमें इतना पता है। सबसे बाहर साइटोप्लाज्म में कौन हो रहा था? ग्लाइकोलाइसिस। बीच में जो स्पेस था वहां कौन हो रहा था? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, वहां लिंक अभिक्रिया हो रही थी। अंदर चलते ही क्रेब्स चक्कर, और उस अंदर के अंदर क्या हो रहा है अपने पास में? उसकी झिल्लियों पर ईटीएस होगा। क्या होगा? ईटीएस। दूसरी बात, ये जो ईटीएस प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है? वायवीय। कैसा प्रोसेस है? वायवीय श्वसन का। और हमें पता है कि जब वायवीय श्वसन की बात होगी तो वहां पर किसका उपयोग होगा? ऑक्सीजन का उपयोग होगा। जहां वायवीय नाम जुड़ गया वहां O2 ली जाएगी। अब O2 ली जाएगी तो सीधी सी बात हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ईटीएस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम होगा या हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम होगा।
या तो हाइड्रोजन लेने का काम करेगा या इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। समझे बात को? या इस प्रकार समझो आप यहां पे कि अपने पास में एक रिडक्टेज, क्या है? रिडक्टेज। कौन है? कोएंजाइम। क्या है? रिडक्टेज कोएंजाइम है। अब ये जो रिडक्टेज कोएंजाइम है ये कौन से थे अपने पास में? तो इनका मान लो आप NADH प्लस H प्लस या FADH प्लस H प्लस, ये दोनों अपने पास में क्या है? रिडक्टेज कोएंजाइम। अब इन रिडक्टेज कोएंजाइम का हम क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें इतना पता है ऑक्सीकरण हो रहा है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे तो ये किस में प्रोड्यूस होगा? एटीपी में। अब अगर एटीपी बन रही है तो बेटा क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। समझ रहे हो बात को? रिडक्टेज को एंजाइम का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? रिडक्टेज को एंजाइम NADH2 और FADH2 से मिलेंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा अपने पास में? NADH और FADH या रिडक्टेज कोएंजाइम। इनका क्या करे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो हमारे पास क्या बनेगी? एटीपी। एटीपी क्या है? एक एनर्जी बन रही है अपने पास में। ETS को काम में क्यों ले रहे थे? एनर्जी बनाने के लिए काम में ले रहे थे। समझ रहे हो ना बात को? तो इस प्रकार से हम ETS की बात करेंगे। अब ये ETS चक्कर क्या होता है, ETS को बनाएंगे कैसे, उसकी बात करेंगे। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लो। ETS साइकिल को बनाने के लिए, इसे ETS साइकिल को बनाने के लिए NCERT के अकॉर्डिंग हम वही श्रृंखला के प्रारूप को ले लेंगे। इस श्रृंखला को प्रारूप में लेने के लिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? इनर मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन मतलब आंतरिक झिल्ली। अब इनर मेम्ब्रेन यहां है तो हम यहां पर सबसे ऊपर क्या लिख देंगे? NADH प्लस, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन कौन देगा? यही देगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? NADH प्लस लिख दिया। अब ये जो NADH प्लस है ये आएगा, देखो ये आएगा FMN में। किस में आएगा? FMN में। ये FMN जो है ये किस में आएगा बेटा? FES में। ये FES किस में आएगा? COQ में। COQ क्या है? तो यूबीक्विनोन। क्या है? यूबीक्विनोन। और ये COQ से अटैच क्या होगा अपने पास में? दूसरा संकुल FADH प्लस वाला। समझ रहे हो बात को? अब ये जो COQ है ये आएगा नीचे। कहां आएगा? नीचे। किस में जाएगा? साइटोक्रोम B में। अब ये जो साइटोक्रोम B है ये किस में जाएगा? FES में। ये FES किस में जाएगा? साइटोक्रोम C1 में जाएगा। साइटोक्रोम C1 किस में जाएगा? साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C किस में जाएगा? साइटोक्रोम A में। और साइटोक्रोम A किस में जाएगा? साइटोक्रोम A3 में। और ये जो साइटोक्रोम A3 है ये किसको देगा? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेके क्या बनाएगा बेटा? H2O बना देगा। समझ रहे हो बात को? H2O बना देगा। NADH ने किसको दिया? FMN को। FMN से कौन लेगा? FES। FES से कौन लेगा? COQ। COQ क्या है? यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन किसको दिया? साइटोक्रोम B को। साइटोक्रोम B फिर FES को, फिर साइटोक्रोम C1 को, फिर साइटोक्रोम C को, फिर साइटोक्रोम A को, फिर साइटोक्रोम A3 को। हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मुद्दे की बात यह कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर कौन रहा है, लेके कौन जा रहा है? तो इनको लेके जाएगी बेटा वाहक प्रोटीन। कौन लेके जाएगा? वाहक प्रोटीन। इलेक्ट्रॉनों को ले जाने का काम कौन करेगा? वाहक प्रोटीन। और ये जितने भी अपने पास में छोटे छोटे चीजें दिख रही है ये क्या है? वाहक प्रोटीन है। क्या है? वाहक प्रोटीन है। और इनमें से सबसे ज्यादा प्रेजेंट वाहक प्रोटीन कौन सी है? साइटोक्रोम। कौन सी है? साइटोक्रोम। क्योंकि देखोगे 1 साइटोक्रोम, 2 साइटोक्रोम, 3 साइटोक्रोम, 4 साइटोक्रोम, 5 साइटोक्रोम, 5 साइटोक्रोम अपने पास में प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा वाहक प्रोटीन कौन सी होगी? साइटोक्रोम। क्या होगी? साइटोक्रोम। तो अब समझो, इनको देखो बंटवारा करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स बना दिया अपन ने। ये क्या बना दिया अपन ने? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट।
ये अपना हो जाएगा COQ वाला दूसरा कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B FeS और साइटोक्रोम C1 को मिला करके फिर अपन लिख देंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड, और अंतिम अपने पास में CYTA और CYTA3 का बन जाएगा कॉम्प्लेक्स 4। नामांकरण कर दो। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को अपन नाम दे देंगे NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम दे देंगे? NADH डिहाइड्रोजिनेज। फिर अपने पास में ये जो COQ कॉम्प्लेक्स सेकंड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सेकंड बन रहा है, इसको हम नाम दे देंगे सक्सीनेट। अब जब इसको सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम देंगे तो साइटोक्रोम थर्ड को अपन नाम दे देंगे साइटोक्रोम रिडक्टेज। और जब इसको रिडक्टेज देंगे तो यहां तो ऑक्सीजन दौड़ रहा था, ऑक्सीजन ले रहा है, तो हम यहां क्या लिखेंगे बेटा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्लियर बात है? तो इस प्रकार से हम एक ETS की बात कर सकते हैं। यहां हो क्या रहा है दोबारा समझो। NADH से अपन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? वाहक प्रोटीन। वाहक प्रोटीन कौन है? FMN। FMN से FeS घूमता रहेगा, साइटो3 के पास आएगा, साइटो3 ऑक्सीजन लेगा और H2O बना देगा। अर्थात यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे थे, इन सभी इलेक्ट्रॉनों को, अर्थात दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, इस इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर पे, इसे इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर पे प्रोटॉन प्रवणता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अर्थात ATP बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रोटॉन प्रवणता की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये जो प्रोटॉन प्रवणता है, ये क्या करता है कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट हाइड्रोजन है, मैट्रिक्स में प्रेजेंट हाइड्रोजन्स को कहां भेज देगा? ऊपर की ओर भेज देगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब मैट्रिक्स के पास में क्या प्रेजेंट है? F0 और F1। तो ये जो F1 है ना, यही क्या बनवाता है अपने पास में? ATP बनवाता है। यही क्या बनवाएगा? ATP बनाएगा। क्या बनवाएगा? ATP बनवाएगा। समझ लो, कौन बनवाएगा? F1 ATP बनवाएगा। तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो प्रोटॉन प्रवणता मिचेल विधि काम करेगी, और मिचेल विधि में क्या होगा? प्रोटॉन प्रवणता होगा। प्रोटॉन प्रवणता में क्या होगा? मैट्रिक्स में प्रेजेंट है प्रोटॉन्स कहां चले जाएंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम एक ETS चक्र की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अंतिम पोर्शन में यहां पे हम, चलो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे हम।